हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होमलैंड एकेडमी पे। मैं हूं आपका दोस्त मनीष मिश्रा। आज मैं वापस आया हूं आपके लिए एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर को कंटिन्यू करने के लिए। इस चैप्टर का हम लोग एक पार्ट बना चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें हमने थॉरोली डिस्कस किया है कि एटम्स क्या होते हैं। तो अगर किसी ने वो वाला पार्ट नहीं देखा है तो चैनल पे आप जाके उसको देख सकते हैं। और फिर हम एटम्स के पार्ट को पढ़ने के बाद अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉलिक्यूल्स के ऊपर। तो हम ये चीज समझ गए हैं कि एटम्स क्या होते हैं। एटम्स सबसे छोटी इकाई, किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे लास्ट पार्टिकल, उसके बाद कोई टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। सबसे छोटा यूनिट उसी को बोलते हैं एटम। एटम से छोटा कुछ भी नहीं होता और एटम से छोटा कुछ भी एग्जिस्ट भी नहीं कर सकता। एटम्स के आपको कंस्टिट्यूएंट्स पता होंगे। प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और उनके बारे में आपको उस वीडियो में सारी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूल से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? अगर हम बात करें मॉलिक्यूल क्या है, तो मॉलिक्यूल कुछ और नहीं, एटम्स को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो उन्हें ही हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अच्छा, ये एटम्स कंबाइन कैसे होंगे? ये एटम्स केमिकली कंबाइन होते हैं, जिसके बाद इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है जो इनको बाउंड करके रखता है। ठीक है। आपके अगर डेफिनेशन के हिसाब से जाया जाए तो बोलेंगे मॉलिक्यूल को क्या, द ग्रुप ऑफ एटम्स। और जैसे एक एटम के भी आपको सिंगल टाइप के एटम्स को मिला के भी मॉलिक्यूल बनता है और डिफरेंट टाइप के एटम्स को मिला के भी मॉलिक्यूल बनता है। जैसे कि हम मोनो एटॉमिक बोले अगर, तो ऐसा भी मॉलिक्यूल होता है जो सिंगल एटम का होता है। वो आपके नोबल गैसेस हो सकते हैं, जैसे आपका हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन, ये सब। फिर आ जाता है डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक में आपका जैसे हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का, साथ में नाइट्रोजन का। तो ये सब क्या है, डाई एटॉमिक है। डाई मतलब दो, एटॉमिक मतलब एटम्स, दो एटम्स के मिलके बनाए हुए मॉलिक्यूल्स। अच्छा, ट्राई एटॉमिक भी होते हैं क्या? मतलब तीन एटम्स को मिला के। तो बिल्कुल आपने सही समझा, ओजोन। ओजोन आपका तीन एटम्स को मिला के हमारा मॉलिक्यूल तैयार होता है। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अच्छा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस नेचर का हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टीज को अभी हम वैलेंसी में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स किस तरीके से आपके मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो हमने अभी देख लिया कि एलिमेंट्स में क्या होता है, आपका एक सिंगल एलिमेंट भी मॉलिक्यूल कहला सकता है, जिसको आप मोनो एटॉमिक बोलोगे। दो दो एलिमेंट्स को मिला के भी आप मॉलिक्यूल बनाते हो, जैसे आपने ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के केस में देखा, वो आपका डाई एटॉमिक हो जाएगा। और ट्राई एटॉमिक भी होता है, जिसमें क्या हो जाता है, जैसे ओजोन, O3, तीन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिलके बना देते हैं आपका ओजोन का मॉलिक्यूल। फिर हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, जिसमें आपके डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स जो एक फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास में कंबाइन करते हैं। जैसे आपका H2O, ये आपका वाटर का मॉलिक्यूल कहलाता है। वाटर के मॉलिक्यूल में क्या पाया गया, H2O, मतलब दो हमारे पास हाइड्रोजन है और एक क्या है आपका ऑक्सीजन। दो है हमारे पास हाइड्रोजन और एक है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसे बनाते हो 9 10 लग रहा था। अच्छा, फिर आप बात करो कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड के केस में क्या हो रहा है, CO2। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल आप मतलब एक आपका पार्ट क्या है, कार्बन है, और इधर दो पार्ट आपके पास ऑक्सीजन है। दो ऑक्सीजन और एक कार्बन, यही कंबाइन कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बनाने के लिए। और ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास में है। फिक्स्ड प्रोपोर्शन मतलब इनकी मात्रा तय है पहले से, फिक्स है पहले से कि वो बढ़ेगी घटेगी नहीं। अगर आप देखो, चाहे एक ग्लास पानी ले लो, उसमें भी सारे मॉलिक्यूल्स वाटर के H2O ही होंगे, मतलब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। और यही सेम होगा चाहे आप पूरे तालाब भर के पानी के लिए उसका मॉलिक्यूल चेक करो, तो वो भी H2O ही आएगा।
जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर ज़्यादा मात्रा में कहीं से आपने पानी उठाया तो उसकी मॉलिक्युलैरिटी में चेंज आएगा, नहीं। वहाँ पे वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास होता है, सेम वही मॉलिक्यूल आपके H2O ही रहेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड आपको दुनिया में जहाँ कहीं भी मिलेगा वो CO2 ही रहेगा, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन। तो क्या बन जा रहा है हमारा? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। यहाँ पे हमारे जो कंपाउंड बन रहे हैं वो कैसे हैं? फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास में यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हुए ये पढ़ते हैं कि आयन क्या होता है। आयन क्या होता है, और कई बार हम देखेंगे कि आपके एटम से भी ज्यादा आपका स्टेबल आयन हो जाता है। जैसे आयन क्या होता है? आयन के बारे में जब आप बात करते हो तो आयन हम दरअसल चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं, जिन एटम्स के ऊपर चार्ज आ जाता है। चार्ज आपका 2 ही हो सकता है, या तो प्लस का हो सकता है या तो माइनस का हो सकता है। अगर प्लस का चार्ज चढ़ता है तो उसको हम बोलते हैं कैटायन, ठीक है, नाम के लिए। और जिस पे माइनस का होता है उसको एनायन बोलते हैं, ठीक है। ये आपने पहचान कर ली। आयंस को अगर प्लस का चार्ज देख रहे हैं आप तो होगा कैटायन, माइनस का चार्ज देख रहे हैं आप तो होगा एनायन। अब ये होते कैसे हैं? जब भी प्लस का चार्ज देखो तो आप समझो यहाँ पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए गए हैं। और जब आप माइनस का चार्ज लोगे तो माइनस के चार्ज में आपको पता चलना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक्सेप्ट किए गए हैं, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इसने लिया है इस एटम में। अच्छा, ये लेना और देना ये सब क्यों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है चार्ज, इस सब के लिए हम चलते हैं कन्फिग्रेशन के ऊपर, बात करते हैं कि क्यों आखिर ये आता है। आयंस में आप फिलहाल के लिए इतना समझ गए ना कि आयंस 2 टाइप के हो सकते हैं, कैटायन और एनायन। कैटायन में आपका प्लस चार्ज आता है, एनायन में आपका माइनस चार्ज। कैटायंस मतलब होते हैं जो प्लस चार्ज तब आता है उनके ऊपर जब वो इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देते हैं, और माइनस चार्ज तब आता है जब वो इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। इतना याद रखिए। अब वो क्यों एक्सेप्ट करते हैं और क्यों डोनेट करते हैं यही पढ़ लेते हैं। सबसे ज्यादा जो दिक्कत हो जाती है वो आप ऐसा समझो कि जैसे किसी अच्छे एग्जाम्पल को आप देखते हो तो उसके जैसा बनने की कोशिश करते हो, यही सारी दुनिया की रीत है। तो एटॉमिक लेवल पे भी समझो कुछ ऐसा ही हो रहा है। हमारे लिए पूरी पीरियोडिक में सबसे अच्छे लोग अगर देखे जाएं तो मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, ठीक है। आप ऐसा देखो, इनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। ये हैं नोबल गैसेस। नोबल गैस इसलिए हैं कि ये किसी से रिएक्ट नहीं करते, ये होते हैं नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव मतलब ये किसी से कोई बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ठीक है। ये किसी से कोई बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए केमिस्ट्री को वहीं रोक के जनरल लाइफ से सोच के देखो, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप में पर्याप्त है, ना उसी से किसी मतलब वो किसी से कुछ मांगने जा रहा है, ना ही किसी को कुछ देने से मतलब रख रहा है, अपने आप में वो काफी संपन्न है, काफी रिलैक्स्ड है, तो ये अच्छी स्टेट लग रही ना। सेम इनके लिए भी ऐसा है। अच्छा, इनके पास ऐसा क्या कारण है कि हम ये देख पा रहे हैं? तो जब एटम्स की डिस्कवरी हुई, उसके एटम्स के बारे में देखा गया, तो एटम्स के जनरली पाया गया कि सेंटर में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज का, क्यों? क्योंकि उसके अंदर पाए जाते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस, इसके अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स के ऊपर प्लस का चार्ज रहता है और ये न्यूट्रल होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। प्लस का चार्ज है और न्यूट्रल है तो ऑल टुगेदर वो प्लस का ही हुआ। तो जो सेंटर में है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस वो होगा आपका पॉजिटिव चार्ज का, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। जैसे आप सोलर सिस्टम में देखते हो, आपका बीच में सन होता है, चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, सेम उसी उसी सौर मंडल को नकल करता हुआ है हमारा एटम। पहले है बीच में न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ, न्यूक्लियस में आपने समझ लिया ना, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं।
और उसी के चारों तरफ ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं कि ये मैंने कितने कितने क्या क्या भरने हैं इसमें। मैं इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को दिखा देता हूँ। पहला जो सेल देखिए, न्यूक्लियस है ये तो हमारा। न्यूक्लियस के बाहर जो पहला सेल है इसी को बोलेंगे इनर मोस्ट सेल, और इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं के शेल। ठीक है, इसका नाम है के शेल। इसी के जस्ट बाहर वाला है, इसका नाम है एल शेल। उसके बाद वाले का नाम है एम, और इसका नाम है एन। ठीक है, आप ये समझो इनके नाम है के एल एम एन, लेकिन इनके पास ये क्षमताएं होती हैं। के शेल के पास 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता है। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भरा जा सकता है। एम में उसमें भी 8 भरा जाता है। 2, 8, 8, 18 ऐसे करके आपका चलता रहता है। आप यहाँ देखो, हम इन तीनों की बात की है, हमारा इतने में काम चल रहा है। जैसे कि पहले देखते हैं, पहले शेल में अगर किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहला शेल के है। के शेल के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की ही क्षमता है, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास ऑलरेडी हैं तो वो किसी को ना ही कुछ इलेक्ट्रॉन देने जा रहा है ना इलेक्ट्रॉन लेने जा रहा है, अपने आप में वो स्टेबल है। हीलियम के पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो हीलियम स्टेबल है। फिर अगला शेल आया था हमारा एल शेल। एल में है 8 की जगह, तो अगर किसी भी शेल में अंदर में 2 भर गए हैं और बाहर के लिए 8, तो उसको भी अपने आप में पर्याप्त महसूस होगा, कोई ना इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है ना इलेक्ट्रॉन लेने की। अंदर में 2, बाहर में 8, टोटल हो गए 10। 10 हमारा नियॉन, नियॉन आता है हमारे 10 नंबर पे। नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसका भी घर भरा हुआ है, उसको भी किसी से लेने या देने की जरूरत नहीं। फिर अगले की नंबर आता है एम। एम पे भी हमारा आ जाएगा। देखते हैं, अगर किसी के पास 2 में मतलब के में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, और फिर एम के लिए भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो हो गया वो 2, 8, 10, 8, 18। 18 नंबर पे हमारा आर्गन आता है। ऐसे ही आर्गन के बाद क्रिप्टॉन आता है, क्रिप्टॉन के बाद आपके ऐसे क्रम के हिसाब से जेनॉन रेडॉन आपके सब आते रहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, फिलहाल हम ये 3 एग्जांपल से आपको दिखाना चाह रहे हैं। तो ये क्या है, ये आपका आइडियल सिचुएशन है। यहाँ पे ये गैसेस को हम नोबल गैस बोल रहे हैं, क्योंकि इनमें जितने की जगह है उतनी जगह भरी हुई है, तो इनको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ना किसी को लेने की जरूरत है ना देने की। अब मैं लेने देने वाले यहाँ फकीरों की चर्चा करता हूँ आपसे। जैसे कि आप बात कर लीजिए लिथियम की। लिथियम के पास होते हैं टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। आप पीरियोडिक टेबल खोलेंगे तो 3 नंबर पे आपको लिथियम मिलेगा। तो लिथियम क्या करता है, इसको देखिए, इसके पास जो कुछ भी है, लेकिन इसके मन में इच्छा है इनके जैसा बनने का। अब आइए हम देखते हैं इनके लिए पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। लिथियम अपने के शेल में भर देगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास टोटल 3 थे, 2 भर दिया, बचा 1। एल शेल में इसने भरे 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके पास उससे ज्यादा है नहीं। तो लिथियम क्या कर सकता है, अब इसको हीलियम जैसा बनने के लिए ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देना होगा, और अगर नियॉन जैसा बनना होगा तो इस दूसरे शेल में, एल वाले शेल में 8 करने होंगे। 1 इसके पास है, 8 करने के लिए इसको 7 कहीं से लेना पड़ेगा। अब 7 कहीं से लेने के लिए बताइए ज्यादा मेहनत कहाँ होगी, 7 को इकट्ठा करने में या 1 को डोनेट करने में। भाई डोनेट ही कर देगा, ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि 1 ज्यादा आसान है। तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देगा। अब जब ये डोनेट करेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा प्लस का चार्ज, लिथियम +1। ठीक है, लिथियम के ऊपर +1, क्योंकि जो डोनेट करते हैं, हमने चार्ज वाले इसमें देखा था ना एग्जांपल में, कैटायंस कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और डोनेट करते हैं इसके ऊपर प्लस का चार्ज और माइनस का आ जाएगा अगर वो एक्सेप्ट करता है। लेकिन इसने एक्सेप्ट नहीं किया, एक्सेप्ट करता तो 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ते, और वो उसके लिए बहुत मुश्किल काम है, कहाँ से 7 इलेक्ट्रॉन इकट्ठा करता। एक डोनेट कर दिया और बन गया ये लिथियम आयन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लिथियम आयन। Li+, +1 लिखिए, प्लस लिखिए, एक ही बात है। ठीक है, हाँ 1 से ज्यादा रहेगा तो आप वहां मेंशन जरूर कर दीजिएगा, 1 है तो प्लस काफी है। दूसरा केस हम देख लेते हैं फ्लोरीन का। फ्लोरीन को हम F से लिखते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। ठीक, अब हम इसकी जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये के शेल में तो 2 भर देगा फटाक से। एल शेल के लिए कितने बचे, 9 में से 2 निकाल दीजिए, बचेगा 7। अब ये भी चाहते हैं किसी ना किसी नोबल गैस जैसा हो जाना। नोबल गैस जैसा होने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, या तो
ये 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दें और हीलियम जैसे बन जाए, या फिर कहीं से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये नियॉन जैसे हो जाए, तो फिर आसान वही है जो कम है। तो ये क्या करते हैं, एक कहीं से एक्सेप्ट कर लेते हैं और बन जाते हैं F-1। ठीक है, और F-1 बनते ही ये बन गए फ्लोरीन के आयन। इसको हम नेगेटिव चार्ज वाला है तो हम बोलेंगे एनायन। ये आपका हो गया कैटायन। ठीक है, चार्ज क्यों आता है, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एटॉमिक कन्फिग्रेशन ज्यादा स्टेबल है कि आयनिक कन्फिग्रेशन, तो आप फटाक से अब बोल सकते हैं कि आयनिक कन्फिग्रेशन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि देखिए Li+ बनते ही अब इसकी कन्फिग्रेशन हो गई है हीलियम जैसी, तो हीलियम तो स्टेबल ही है, तो जब तक Li+ बने हुए हैं तब तक ये स्टेबल है। फ्लोरीन में भी देखिए, अगर पूछे जाएंगे तो F जो है नॉर्मली उसके पास तो 7 इलेक्ट्रॉन है, और F- बनते ही इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया और वो बन गया नियॉन के जैसा। तो ये क्या है, आपका आयंस जो हैं वो आपके एटॉमिक कन्फिग्रेशन से ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे पढ़ चुके आयंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। अच्छा, ये एटॉमिक है, एक सिंगल एटम को लेके आपने आयन देखा है। आपके मॉलिक्यूल्स भी आयन बन सकते हैं, जैसे कि कार्बोनेट आयन हो गया, सल्फेट आयन हो गया। इसका भी हम एक झलक देख लेते हैं। आप पहले देखो, वाटर को ही जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो, स्प्लिट कराते हो, तो बन जाता है H+ में और OH- में। अब OH पे माइनस आया है तो मतलब ये O के लिए आयन है कि H के लिए, आप यहाँ पे समझ नहीं पाओगे ना। इसके लिए आप ऐसा देखिए, इसमें बड़े एटम को उठाइए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। उसके लिए आप देखिए कन्फिग्रेशन लिखेंगे 2 और 6। पहले वाले शेल में 2 की जगह 2 भर दो, दूसरे वाले में 8 की जगह है, लेकिन इनके पास बचे 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन। अब इनको अगर नियॉन जैसा बनना है तो इस एल वाले शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन करने होंगे। 8 करने के लिए क्या, या तो ये 2 कहीं से एक्सेप्ट कर लें, या फिर हीलियम जैसा बनने के लिए 6 डोनेट कर दें। अब आप बताइए, 6 डोनेट करना आसान है कि 2 एक्सेप्ट करना, तो हमेशा जो कम है वही आसान है। तो O पे आ जाता है -2 का चार्ज, O पे आ जाएगा -2 का चार्ज। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन एक इनको मिल गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास जनरली 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपको सोचने में ऐसा आएगा कि अगर हाइड्रोजन को अगर स्टेबल होना है तो ये हीलियम जैसा बनने के लिए एक एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इनका हाइड्रोजन का जो शेल है और जो एटम है वो इतना छोटा होता है कि उस जगह पे एक और इलेक्ट्रॉन लाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि यही देखिए, यह न्यूक्लियस और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन के पास ऑलरेडी है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन ये और लाएंगे उसी छोटी सी जगह में, तो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव नेचर का होगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करने लगेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाएगा। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मतलब नेगेटिव नेगेटिव तो आपस में अट्रैक्ट करेंगे नहीं, वो रिपेल करेंगे। तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाता है, इसीलिए H-1 नहीं बन पाता है, बल्कि जो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है उसको भी ये डोनेट करके अपना दीवाने हाल में चले जाते हैं और किसी दूसरे के साथ सरवाइव कर जाते हैं बॉन्ड बना के। तो H के पास जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसको भी वो डोनेट करके H+ बन जाता है फटाक से। इसके देखिए इधर, और OH कैसे -1 बन रहा है इसके लिए हम देखें। H क्या बनेगा, H+, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर देगा। तो इसके पास आते ही H लगते ही क्या हुआ, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया है। तो ये क्या हुआ, O के साथ H लगते ही, यहाँ पहले O में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, हाइड्रोजन ने 1 अपना दे दिया, लेकिन अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी तो बनी हुई है। ठीक है, इसीलिए OH पे -1 लगता है। ऐसे ही हम देखते हैं SO4 पे 2 नेगेटिव आता है। क्यों आता है, देखिए सल्फर के आउटर मोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16। S लिखिए 16 आ गया, उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, K शेल में 2, L शेल में 8 और M शेल में 6। तो 6 आउटर मोस्ट में है, 6 इधर बनाइए, इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे जब आप,
तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर हैं। अब इसके साथ S के साथ O कितने लगे हुए हैं? 4 लगे हुए हैं। यहाँ पे लगा दीजिए 1 ऑक्सीजन, 2, 3 और 4। अब सब ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो ये देखिए इसका -2, इसका -2 क्या होगा? फटाक से ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसके पे भी, इस ऑक्सीजन पे -2 है, ये इलेक्ट्रॉन खा लेगा। ये वाला ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन, और ये ऑक्सीजन क्या होगा? ये बच जाएगा। इनका -2 सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, इसीलिए ओवरऑल मॉलिक्यूल पे SO4 पे -2 का चार्ज आता है। ठीक है, तो SO4 भी अपने आप में क्या है? एक एनायन है, नेगेटिवली चार्ज आयन। ठीक, तो एटॉमिक आयन भी आपने पढ़ लिया और मॉलिक्यूलर आयन भी पढ़ लिया। अब आयन पढ़ने के बाद हम आ जाते हैं राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। देखिए, केमिकल फॉर्मूला अगर आपको लिखना है किसी भी कंपाउंड का, तो केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए आपको एक चीज की जरूरत है। कोई भी कंपाउंड बनेगा तो वो आपस में बॉन्ड बनाएंगे। कंपाउंड मतलब होता है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आके आपस में बॉन्ड बनाएंगे और उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहीं ना कहीं अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि अगर एक प्लस का चार्ज है और एक माइनस का चार्ज है, तो आपस में क्या होंगे? प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे। जैसे माइनस माइनस रिपेल कर गया, प्लस प्लस रिपेल कर जाएगा, माइनस और प्लस क्या होगा? अट्रैक्ट करेगा, उसी से बॉन्ड बनेगा। लेकिन उसको समझने से पहले आपको एक टर्म समझना होगा जिसका नाम है वैलेंसी। वैलेंसी को कुछ अगर डिफाइन करने चलेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स। जैसे कि ऑक्सीजन की बात करेंगे जब, तो ऑक्सीजन का क्या है? एटॉमिक नंबर आ रहा है आपका 8, और जब भरोगे उसमें कॉन्फ़िगरेशन में 2 और 6, स्टेबल होने के लिए ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज। ये जो -2 है ना, यही क्या है? इसकी वैलेंसी है। मतलब ये प्लस प्लस वाले किसी मतलब दो एटम से बॉन्ड बना सकता है और +2 वाले किसी एक एटम से। ठीक है, आपने ऑक्सीजन का देख लिया, -2 है। और आप अगर मैग्नीशियम की बात करो, मैग्नीशियम का है 12, इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। ये 2 को अगर आपको यहाँ से स्टेबल बनाना है मैग्नीशियम को, तो या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कहीं से 6 इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ करके इसको आर्गन जैसा बना दीजिए, या फिर ऐसा कर सकते हैं ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसको डोनेट करके आप इसको नियॉन जैसा बना दीजिए 10। तो 2 आसान है कि 6? ऑब्वियस सी बात है, जो कम है वही आसान है। तो Mg क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अब ये बन जाएगा Mg+2। ये Mg+2 डोनेट करना चाहता है 2 इलेक्ट्रॉन, और ये ऑक्सीजन एक्सेप्ट करना चाहता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये आपस में बॉन्ड नहीं बना सकते हैं? एक ही मैग्नीशियम काफी है एक ऑक्सीजन को सेटिस्फाई करने के लिए, तो ये बॉन्ड बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है? अब यहाँ पे आपको अगला एग्जांपल इसका देख लेते हैं हम। एक ले लेते हैं सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। अब जल्दी से इसका हम कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। के शेल में 2, एल शेल में 8, एम शेल में 1। अब आपको तुरंत पता चल जाएगा कि यही एक इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करना बहुत कठिन है। तो ये डोनेट करके Na+ बन जाएंगे। फिर हम बात कर लेते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। आप कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 2, 8, 7। यहाँ पे आपको पता है कि आर्गन जैसा बनने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और अगर ये नियॉन जैसा बनना चाहे तो 7 डोनेट करना। तो 7 डोनेट करना आसान है कि एक एक्सेप्ट करना? ऑब्वियस सी बात है, जो कम है वही आसान है, इसीलिए ये एक एक्सेप्ट करके Cl-1 बन जाएंगे। अब ये Cl-1 ये सोडियम से बॉन्ड बना के बना लेंगे NaCl। NaCl आपके अपने आप में स्टेबल हो गया, क्योंकि एक Na+ काफी है एक Cl- को सेटिस्फाई करने के लिए। यहाँ पे आपका NaCl क्या है? एक कॉमन सॉल्ट है। ठीक, जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में जो नमक खाते हैं यही है NaCl। यहाँ पे क्या हो गया? ये बॉन्ड बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला लिखना होगा। तो अब हम ऐसा कर सकते हैं,
मान लीजिए हम कैल्शियम ऑक्साइड का लिखना चाहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड में हमें कैल्शियम और ऑक्सीजन लेना है। यहाँ पे हम लिख लेंगे कैल्शियम, यहाँ पे लिख लेंगे हमें ऑक्सीजन। ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, इसका है 8। वैलेंसी दोनों की कितनी आ जाएगी? कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखिए, 2 8 8 2, और इधर आ जाएगा आपका 2 और 6। इनकी वैलेंसी निकल के आएगी, ये देखिए +2 है यहाँ पे, मतलब 2 है, यही डोनेट करना आसान होगा। तो Ca प्लस का 2 और आ जाएगा यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीजन आ जाएगा -2, मतलब इनकी वैलेंसी है +2, इनकी वैलेंसी है -2। आपस में क्रॉस करिए, देखिए दोनों को एक एक बार में सेटिस्फाई हो जाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, अब फिर बात करते हैं हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए हम देखते हैं, एल्यूमिनियम लिखेंगे और ऑक्सीजन लिखेंगे। इसका एटॉमिक नंबर है 13, इसका एटॉमिक नंबर है 8। यहाँ पे वैलेंसी क्या होगी उसके लिए आप कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 2 8 3। यहाँ पे फिर आपको पता है 2 और 6। यहाँ आ जाएगी वैलेंसी -2 की। यहाँ आपको पता है कि या तो 5 अकोमोडेट करें या तो 3 डोनेट करें, तो 3 डोनेट करना ही आसान होगा, ये आ जाएगा +3। आप देखिए अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो Al के साथ आपको करना क्या है, Al के लिए 2 यूज करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए Al2, और ऑक्सीजन के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई होता है O3। ये आपका स्टेबल बन के आ गया है। ठीक है, ये Al2O3, क्योंकि 2 Al के पास प्लस चार्ज आ जाएगा 6 का, Al के 2 प्लस चार्ज लगेंगे तो टोटल +6 का तैयार होगा, और ऑक्सीजन का 3 मॉलिक्यूल +2 -2 -2 -2 तैयार हो जाएगा -6। तो +6 और -6 अपने आप में स्टेबल है। फिर ऐसे ही आप बात करिए कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन होगा और ऑक्सीजन होगा। कार्बन के लिए आप देखिए आपको आ जाएगा 4, क्योंकि एटॉमिक नंबर है 6, और ऑक्सीजन के लिए आ जाएगा एटॉमिक नंबर 8 है और आ जाएगा -2। ठीक है, अगर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आपका आ जाएगा CO2। ठीक है, इसको काट देंगे, इसको यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसको यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 और 2 का रेशियो, क्योंकि 4 और 2 है तो उसको आप आराम से काट सकते हो। तो एक कार्बन का मॉलिक्यूल प्लस का 4 देकर तैयार है, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो आपका -2 है, ऐसे 2 मॉलिक्यूल को अकोमोडेट कर लेगा। C के साथ माइनस के 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे, तो CO2, ये भी आपका एक बनके तैयार हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, केमिकल फॉर्मूलेस लिख सकते हैं, अगर आपको वैलेंसी अच्छे से आती है। इसको आपको बहुत अच्छे से सारे एटॉमिक नंबर को याद करना होगा। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूं कि एटलीस्ट आपको 9th-10th की केमिस्ट्री के लिए 30 तक का पीरियोडिक टेबल तो एकदम कंठस्थ होना चाहिए, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। और अच्छे से याद होने के साथ साथ आपको फटाफट उनकी वैलेंसी, उनका एटॉमिक मास, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूले ऑफ सिंपल कंपाउंड्स कंप्लीट हो गए। अब मॉलिक्यूलर मास आपको अगर बताना है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपका सबसे आसान तरीका है कि आपको एटॉमिक मासेस पता है तो एटॉमिक मासेस को आप जोड़ दीजिए। जैसे कि अगर आपको NaCl हमने भी प्रैक्टिस किया था, NaCl का आपको अगर मॉलिक्यूलर मास, NaCl एक सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल है, इसका अगर आपको मास निकालना है तो आपको Na का आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए। Na का एटॉमिक मास है 23, और क्लोरीन का है आपका 35.5। ठीक है, तो अगर आपको इसको जोड़ना है तो आप सिंपल से जोड़ के इसको निकाल सकते हैं, 58.5 आ जाएगा NaCl का। बहुत ही सिंपल होता है। तो आज मैं आपको होमवर्क देता हूं कि आपको H2SO4 का हमें मॉलिक्यूलर मास लिख के दिखाना है। ठीक है, इसी के साथ हम ये वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसको आप कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा, इसका आपको मॉलिक्यूलर मास कितना निकलता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इससे कुछ आपकी हेल्प हुई होगी।
इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक मोलर कॉन्सेप्ट बचता है। मोल कॉन्सेप्ट हम आपको अगले पार्ट में पढ़ा देंगे। फिलहाल के लिए विदा लेना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।